न्यू टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है आपको अक्षांश और देशांतर। इस अक्षांश और देशांतर में सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि इस टॉपिक को किस प्रकार से आपको पढ़ना है, जो कि एक अपने आप में और कंपटीशन के अनुसार भी ये हर एक जगह आपको पूछता है सवाल। तो अक्षांश और देशांतर के साथ-साथ इसमें वैसे टॉपिक को भी हम ज़िक्र करेंगे जो हमेशा और किसी के अनुसार भी मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे वह मैट्रिक एग्जाम हो या फिर कंपटीशन लेवल हो, वो हर एक लेवल के अनुसार आपको ये पूछता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर को जानने से पहले एक ग्लोब बनाते हैं और इसी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इससे संबंधित क्या-क्या आपको पॉइंट्स मिलेगा और किस प्रकार से इसको आपको मतलब समझना भी है। तो सबसे पहले ये जानें कि पूरे पृथ्वी को अगर 2 भाग में बाँटा जाए, तो ये एक पूरी तरह से गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब ही हो गया कि गोला का आधा यानी गोलार्ध, ठीक है? ये चीज़ ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये पूरी तरह से 2 साइड में आपको बँटा हुआ है, तो किसी भी अगर नक्शा के अनुसार ऊपर वाला जो साइड होता है, ये आपको उत्तरी गोलार्ध हो गया, जबकि निचला जो साइड हो गया, ये आपको दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध और ये जो हो गया, जो निचला साइड है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध इधर आपको ज्यादा स्थल मिलता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। स्थल गोलार्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए इसे जल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि इसमें आप जब भी पूरे पृथ्वी का नक्शा देखेंगे, तो पूरे पृथ्वी का नक्शा देखते हुए आप जब उसके निचले भाग को देखोगे, तो नीचे में आपको पानी का परसेंट ज्यादा रहता है, जबकि ऊपर में आपको स्थल ज्यादा है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा गया, जबकि जो निचला गोलार्ध हो गया, जिसे आप जल गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जानेंगे। अब बात ये रहा कि इसे जब हम 2 भाग में बांट दिए, तो जो बीच का जो हिस्सा कहलाया, इसी रेखा को एक अलग नाम से जानेंगे, जिसका नाम है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, इसे अलग-अलग नाम से भी जानते हैं। इसे ही कहा जाता है आपको भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही कहा जाता है जिसका नाम है आपको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा हो या फिर विषुवत रेखा हो या फिर 0 डिग्री रेखा ही क्यों ना हो, ये तीनों जो रेखा है एक दूसरे से ही संबंधित है। और विषुवत रेखा एक वैसी रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है, ठीक है? ध्यान रखें, ये भी रखना है कि विषुवत रेखा ही एक ऐसी रेखा है जहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है और यहां पर जितने भी देश शामिल होंगे, उस देश में जितने भी नागरिक हैं वो ज्यादातर आपको काले ही होंगे, ठीक है? ये चीज ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 0 डिग्री रेखा हो गया, इसी को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना गया। ठीक, इसको ऊपर जाएंगे तो यहां पर अर्थात 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री में अगर जाओगे तो इसे कहा जाता है आपको कर्क रेखा। 23.5 डिग्री वाला को कहा जाता है आपको कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा ये आपको उत्तरी साइड में हो गया। एक चीज और जो कि जो पूरे पृथ्वी को सबसे ऊपर में आएंगे तो ये हो गया आपको उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, जबकि नीचे आएंगे आएंगे तो इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव के बारे में इतना जान लें कि दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान जहां पर आपको 6 महीना लगातार दिन होता है और 6 महीना लगातार आपको रात होता है, ठीक है? तो इसके बारे में आपको जान ले, क्योंकि ये सवाल आपको पूछा हुआ है 6 महीने का दिन और रात कहां होता है, तो यह स्थान है आपको ध्रुव और इसी ध्रुव पर आपको 6 महीने का दिन रात होता है। तो यहाँ पर ये समझेंगे कि जैसा ही ऊपर जाते हैं तो आपको उत्तरी ध्रुव मिलेगा, जैसा ही आप पृथ्वी के नीचे आओगे यानी दक्षिण साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको दक्षिण ध्रुव मिलेगा, ठीक है? इसके ठीक 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो इसके नीचे आपको 23.5 डिग्री पर एक रेखा मिलेगा जिसका नाम है आपको मकर रेखा, ठीक है? समझेंगे, कहने का मतलब यह है कि ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा इसे हम 2 या 3 पार्ट में आपको बताएंगे, इसलिए पहले इसको जान लें। ये हो गया आपको भूमध्य रेखा और ये वाला जो हो गया जिसका नाम है आपको मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है? ये चीज ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये है
कि 3 रेखा हो गए जो कि कर्क रेखा भारत से ही गुजरती है, मकर रेखा हो गया जो आपको ऑस्ट्रेलिया से गुजरेगी, और विषुवत रेखा जो कि आपको कुछ देशों के साथ ये भी आपको मतलब गुजरती है। विषुवत रेखा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लंबवत पड़ता है, तो सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया। फिर उसी प्रकार से जैसा ही आप कर्क रेखा के ठीक ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर एक वृत्त मिलता है जिसका नाम है आपको आकृतिक वृत्त। आकृतिक वृत्त, आकृतिक वृत्त, आकृतिक आपको महासागर का भी नाम है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर आकृतिक वृत्त और दुनिया का सबसे लंबा महासागर अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि जैसा ही आप नीचे आते हैं तो इसके ठीक नीचे पर 66.5 डिग्री पर एक वृत्त मिलेगा जिसका नाम है आपको अटलांटिक वृत्त। अटलांटिक वृत्त, अटलांटिक वृत्त। अब ये तो जो भी आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, इस मेन पॉइंट्स को आपको समझना भी है, और जो बीच में हो गया जिसका नाम है आपको भूमध्य रेखा। तो अब ये जाने कि जैसा ही आप आकृतिक वृत्त हो गया या फिर अटलांटिक वृत्त हो गया या फिर भूमध्य रेखा हो गया, कर्क हो या फिर मकर हो, ये कुछ ऐसी रेखा है जो कि आपके लिए काफी जरूरी बन जाता है। लेकिन सबसे पहले ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि केवल इतना ही रेखा है, इस रेखा जैसा ही आप ऊपर जाओगे तो ऐसी रेखा आपको बहुत सारा है। ठीक है, जैसे आप इसके माध्यम से आप दूसरा में चित्र बना देते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसा ही आप पृथ्वी को 2 भाग में बांट देंगे तो इसे कहा गया अक्षांश। पृथ्वी को 2 भाग में जो रेखा बांटती है उसी को कहा जाता है अक्षांश, जबकि बराबर भाग में जो बांटती है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसा ही आप पृथ्वी ले लें तो पृथ्वी को जैसा ही अगर आप इसको बांट दिए तो 2 भाग में बट गया, तो इस 2 भाग में जो बटा है इसको कहा गया अक्षांश। ये अक्षांश हो गया। ये अक्षांश जैसा ही जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसकी रेखा की जो मतलब आकार है वो धीरे धीरे आपको कमते जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता है, ध्यान रखना कि ये पूरी तरह से है और ये वास्तविक नहीं है, इसे काल्पनिक माना गया है। जैसा ही ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इसकी संख्या आपको सीमित है, लेकिन इसका जो आकार है वो धीरे धीरे कमते जाता है। और सवाल ये भी पूछ चुका है कि अक्षांश रेखा की मतलब अक्षांश रेखा सबसे छोटा कहां होता है, तो ध्यान रखिए सबसे छोटा धीरे धीरे करके एक ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर धीरे धीरे आपको छोटा होते जाता है। उसी प्रकार से जैसा ही आप नीचे आएंगे तो नीचे भी ये जो आकार है इसका ये धीरे धीरे आपको कमते जाएगा और अंततः ये भी एक प्रकार से शून्यवत हो जाएगा, यानी कहने बिंदुवत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। कहने का मतलब है ना कि इस प्रकार से अगर देखोगे तो अगर कहीं पर अगर हम 0 डिग्री रेखा मानते हैं यानी भूमध्य रेखा, तो इसके ठीक ऊपर अगर जाएंगे, इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो ऐसी रेखा आपको टोटल 90 को मिलेगा। ठीक इसे अगर नीचे जाएंगे तो ऐसा अक्षांश आपको टोटल 90 को मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कहने का मतलब है ना कि ये जो हम जो लाइन खींचे हैं, ये जो रेखा है ये आपको अक्षांश का है। तो भूमध्य रेखा के अगर ठीक हम ऊपर जाते हैं, जैसे ये तुरंत बता दिया कि आपको उत्तरी ध्रुव है, जबकि नीचे जो हो गया ये आपको दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब जैसा ही भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने पर इस रेखा की जो संख्या होती है आपको 90 होती है। ये आपको काल्पनिक है पूरी तरह से। जैसे ही अगर 0 डिग्री के अगर नीचे आते हैं तो इस रेखा की संख्या जो हो गया ये आपको 90 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि टोटल जो अक्षांश जो हो गए, टोटल जो अक्षांश हो गए तो ये हो गया आपको 90, ऊपर भी 90, नीचे भी 90 है। ठीक है, और एक ये वाला बीच वाला, ऐसा थोड़ी कि 0 कोई संख्या नहीं है, 0 भी संख्या है। इसलिए अगर 0 का अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल अक्षांश की जो संख्या हो गया ये 181 हो गया। ठीक है, टोटल अक्षांश की संख्या 181। लेकिन एग्जाम में आपको घुमा फिरा कर पूछता है, इसलिए उस पर भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि अगर कभी कभी पूछ दे कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखा की संख्या, तो अक्षांश रेखा की संख्या जो होता है 2 कम जाएगी। अब 2 कैसे कमेगी तो फिर से समझेंगे। जैसे जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर अक्षांश जाती है यानी अक्षांश रेखा होती है वो धीरे धीरे आपको कमते जाती है, इसकी जो लंबाई है ये आपको कमते रहेगी और जैसा ही कमेगी तो अंततः एक बिंदुवत हो जाएगी और बिंदु कोई रेखा नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर उत्तरी ध्रुव का और दक्षिणी ध्रुव पर
जो अक्षांश जो हो गया, अगर 2 अगर इसको माइनस कर देंगे, यानी टोटल 181 में से अगर 2 घटा देंगे तो टोटल अक्षांश रेखा की जो संख्या हो गया ये 179 हो गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अक्षांश की टोटल संख्या 181, अक्षांश रेखा की संख्या 179, जो कि अपने आप में मतलब बहुत ज्यादा जरूरी भी है। फिर से समझे आप लोग कि इसे बहुत अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लें, जो कि जरूरी भी है, और इसको समझने का प्रयास करें। फिर से हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट से फिर से हल्का सा समझेंगे। देखें, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये भी आपको अक्षांश है। जैसे 0 के ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री भी मिलेगा, 2 डिग्री भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, धीरे धीरे आपको 90 को इसकी संख्या मिलेगी। नीचे आओगे तो नीचे भी आपको टोटल 90 को मिलेगा। तो ये जो अक्षांश हो गया, एक अक्षांश ये, एक अक्षांश ये। तो कभी अगर पूछे कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, 2 अक्षांश के बीच का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, तो ध्यान रखना कि इस क्षेत्र को कहा जाता है जिसका नाम है आपको कटिबंध। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि कटिबंध केवल यही है, कटिबंध पूरा है, ठीक है। अब पूरा कहने का मतलब हो गया कि पूरे पृथ्वी पर कटिबंध ही चारों तरफ है। कटिबंध इस प्रकार से इसको समझेंगे। तो 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र हो गया उसे एक अलग नाम से जानेंगे जिसका नाम है आपको कटिबंध, जो कि जरूरी है। लेकिन पहले ये भी जान लो, जो थोड़ा पॉइंट्स है इसको जानने का प्रयास करो। जैसा ही आप उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को अगर मिला देते हैं तो इसे एक अलग नाम से जानेंगे जिसका नाम है आपको देशांतर। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाता है। तो ये हो गया आपको देशांतर। देखें, अब ये जो देशांतर जो हो गया, अब इस देशांतर की खूबी ये है कि मूल बिंदु से अगर दाएं साइड जाएंगे तो इसकी संख्या 180 मिलेगा, अगर इधर भी चलते हैं तो इसकी भी संख्या आपको 180 मिलेगा। इस प्रकार से देखोगे तो टोटल जो देशांतर जो हो गया, ये कुल देशांतर की जो संख्या हो गया ये 360 हो गया, 360। और ये भी हम समझेंगे कि अब इसके बारे में देशांतर हो या फिर अक्षांश हो, अक्षांश के बारे में तो अभी हम बता भी दिए हैं। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स भी आपको बनता है, सारा पॉइंट्स आपको बताएंगे। 2 या 3 वीडियो आपको मतलब बताया जाएगा जिसके माध्यम से अक्षांश और देशांतर से संबंधित सारे क्वेश्चन को आप हल बढ़िया से कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे कि कंपटीशन लेवल के अनुसार सारा प्रश्न आपको बनता भी है, आप इसको बढ़िया से तैयारी भी कर लें, जो कि आपके लिए जरूरी भी है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जब 2 देशांतर हो गया तो 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को आपको कटिबंध कहते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे कि 2 देशांतर के बीच की दूरी को अगर कहीं पूछ दें कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ध्यान देना कि 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। 2 देशांतर के बीच की दूरी या फिर 2 अक्षांश के बीच की दूरी, 2 देशांतर के बीच की दूरी 111.32 होती है। देशांतर में बोलेगा तब, अक्षांश में बोलेगा तो वो भी आपको 111 होती है, यानी लगभग माना जाए तो दोनों सेम ही होती है, बशर्ते 320 मीटर का आपको अंतर है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से देखा जाए तो ये जितना भी आपको रूपरेखा बनाए हैं ये आपको अक्षांश हो गया और देशांतर के बारे में ये पॉइंट्स हैं। अब इसी के अनुसार भूमध्य रेखा के जैसा ही ऊपर जाते हैं तो भूमध्य रेखा एवं ये वाला रेखा, सबसे पहले तो आप तुरंत बता दिए कि जब भी अक्षांश मिलेगा ये भी अक्षांश, ये भी अक्षांश, भले ही आपको नाम एक रख दिया गया भूमध्य रेखा या फिर कर्क रेखा, तो ये अक्षांश और ये अक्षांश, कहने का मतलब कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, तो इसके बीच के क्षेत्र को एक अलग नाम से जानेंगे जिसका नाम है आपको उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। लेकिन ये आपको उत्तरी साइड में है इसलिए आपको उत्तरी उष्ण कटिबंध। देखें, तो ये सवाल आपको बन चुका भी है कि उत्तरी उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, तो कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र को उत्तरी उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से जैसा ही अगर आप नीचे आते हैं यानी भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को, तो इसे कहा जाता है आपको दक्षिणी उष्ण कटिबंध। दक्षिणी उष्ण कटिबंध ये चीज, तो दक्षिणी उष्ण कटिबंध भी आपको भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को दक्षिणी उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी पूछ दिया था कि उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जब आपको उत्तरी पता है और दक्षिणी पता है तो इसके माध्यम से आप ऐसे ही बता सकते हो कि कर्क रेखा
और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है, जो कि जरूरी भी है इसको जानना भी। उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे कि जैसा ही आप कर्क रेखा से ऊपर जाते हैं, यानी आकृतिक वृत्त एवं कर्क रेखा, तो इसके बीच वाला एरिया को एक अलग नाम से जानेंगे, जिसका नाम है आपको शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला बीच का एरिया जो हो गया, जिसका नाम है आपको शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, लेकिन ये ऊपर में है इसलिए हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। देखें, कहने का मतलब है कि आकृतिक वृत्त और कर्क रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है, इसे एक न्यू नाम से जानेंगे, जिसका नाम है आपको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से अगर आप मकर रेखा और अटलांटिक वृत्त को अगर देखोगे तो इसको अलग नाम से जानेंगे, जिसका नाम है आपको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। कहने का मतलब है कि शीतोष्ण में आपको दो शब्द आपको छुपा हुआ है, शीत प्लस उष्ण, यानी एक ऐसा एरिया जहां पर आपको ठंड एवं गर्म दोनों महसूस होगा, उसी को आपको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना गया है। कटिबंध कुछ होता नहीं है, ये दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। उसी प्रकार से एक और अलग नाम जानेंगे, जैसा ही आप उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ उत्तरी ध्रुव और आकृतिक वृत्त को देखोगे तो इस एरिया को कहा जाता है आपको उत्तरी शीत कटिबंध। उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध। उसी प्रकार से ये वाला एरिया को कहा जाता है, जिसका नाम है आपको दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध। अब इतना सारा तो हो गया अक्षांश और देशांतर में, लेकिन फिर भी ध्यान दें कि अभी बहुत कम हुआ है, जो कि इसको एक अच्छी तरह से और डिटेल्स आपको जल्द ही वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि जितना भी आपको बताया गया है, ये सारा कुछ आप लोग समझने का भी प्रयास करें। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो जरूर अपना राय दें, लेकिन हल्का से ये जरूर जानने का भी प्रयास करो कि अक्षांश और देशांतर प्रत्येक आप जब भी किसी प्रकार का मतलब एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम के अनुसार ये हमेशा ही आपको पूछते रहता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूछे तभी आप पढ़े, लेकिन हल्का से ये भी ध्यान रखना कि आपको पढ़ना भी है, ऐसा पढ़ ले कि मतलब आपको बाद में आपको कहीं ना कहीं आपको काम देगा। बाकी अगला वीडियो आपके अगले टाइम आपको अपलोड कर दिया जाएगा।